तो बच्चों नई हेडिंग जो डालनी है आपको, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करेंगे हम। तो पेज के बीच में लिखना है आपको बुक्स, पेज के बीचों बीच लिखना है आपको बुक्स। अकाउंटिंग के अंदर बुक्स का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है। तो बुक्स के अंदर आप दो बाइफरकेशन करना, ठीक है। बुक्स के अंदर आप दो बाइफरकेशन करना। पहले में लिखना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसी के नीचे लिखना और प्राइमरी बुक, प्राइमरी बुक। इसी के नीचे लिखना और सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक। तो इसमें आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हाईलाइट कर लेना चाहें, वो मेन याद रखना है। वैसे तो बाकी वो उसके दूसरे नाम है, प्राइमरी बुक और सब्सिडियरी बुक। और दूसरे बाइफरकेशन में आपको लिखना है प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक। तो सर ये क्या है, अब ये बताइए आप हमें, बुक्स क्या है। तो बुक्स जो है बच्चों वो दो प्रकार की होती हैं, क्योंकि सबसे पहले जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन जब होती है तो उस ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए एक किताब जो बनाई जाती है, इस किताब का नाम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब है कि सबसे पहले, सबसे पहली दफे इस किताब में वो रिकॉर्ड होगी। तो इस किताब को इसीलिए प्राइमरी बुक भी कह देते हैं, ये उसका दूसरा नाम हो गया। या इसी किताब को हम सब्सिडियरी बुक भी कह देते हैं। अब जब सब्सिडियरी बुक या प्राइमरी बुक या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है, तो उसके रिकॉर्ड होने के बाद वो प्रिंसिपल बुक में चली जाती है। तो प्रिंसिपल बुक हमेशा बनती है बाद में। तो प्रिंसिपल बुक को बहुत सारे बच्चे जानते हैं लेजर के नाम से, LEDGER, लेजर के नाम से। और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को बच्चे जानते हैं बहुत सारे जर्नल के नाम से। तो इधर के ब्रैकेट में लिख लेते हैं जर्नल और उधर लिख लेते हैं लेजर। तो बेसिकली पहले रिकॉर्डिंग जो होती है वो होती है जर्नल में। इसीलिए आप जब चैप्टर पढ़ते थे बचपन में भी, तो पहले बच्चे को जर्नल सिखाते हैं, फिर जर्नल से रिकॉर्ड होने के बाद में वो रिकॉर्ड हो जाती है या वो चली जाती है प्रिंसिपल बुक में, जिसको लेजर कहते हैं, जिसको हम पोस्टिंग भी कह देते हैं, है ना। तो बुक्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अब एक्चुअल में जब अकाउंटिंग होती है तो सबसे पहले जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन का नेचर देखा जाता है। उस ट्रांजैक्शन का नेचर देखने के हिसाब से कौन सी किताब में रिकॉर्ड करना है ये निर्णय लिया जाता है। यानी कि जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं वो भी काफी प्रकार की होती हैं। तो अगर मान लेते हैं कोई ट्रांजैक्शन हुई, तो हम उस ट्रांजैक्शन को पहले ध्यान से देखते हैं कि वो क्या है, और फिर उसके बेसिस पर फिर कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड करना है ये निर्णय लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बुक होती है, इसका नाम होता है परचेज बुक। तो आप भी लिख लो ऐसी जर्नल के अंदर पहला बाइफरकेशन बनाकर परचेज बुक। इसी तरह कोई ट्रांजैक्शन होती है जिसको फिर हम रिकॉर्ड करते हैं दूसरी किताब में, वो होती है सेल्स बुक। इसी तरह एक और कोई ट्रांजैक्शन होती है जो हम रिकॉर्ड करते हैं तीसरी किताब में, परचेज रिटर्न बुक। इसी तरह कोई चौथी ट्रांजैक्शन होती है
जो हम रिकॉर्ड करते हैं चौथी किताब में सेल्स रिटर्न बुक। इसी तरह एक पांचवी ट्रांजैक्शन होती है जो हम रिकॉर्ड करते हैं पांचवी किताब में बीआर बुक। इसी तरह एक और ट्रांजैक्शन होती है जो हम रिकॉर्ड करते हैं छठी किताब में, जिसका नाम होता है बीपी बुक। और जो ट्रांजैक्शंस इन 6 किताबों में नहीं आती उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं 7वीं किताब में, उसका नाम होता है जर्नल प्रॉपर। तो इसका मतलब आपकी 7 प्रकार की किताबें होती हैं। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो होगी, लेकिन वो कौन सी किताब में होगी वो हमें थोड़ा सा सोच के निर्णय लेना पड़ेगा, है ना। वो अभी हम प्रैक्टिस कर लेंगे अभी फिलहाल एग्जांपल में। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या जर्नल जो होती हैं वो अलग अलग किताबें होती हैं, तो ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमें हर किताब में सोचकर फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है। फिर एक किताब ऐसी भी है बहुत ही स्पेशल किताब, उसको यहां बीच में बादल में बना लेते हैं। इस किताब का नाम होता है कैश बुक। कैश बुक अपने आप में एक स्पेशल किताब इसलिए होती है क्योंकि कैश बुक इकलौती ऐसी किताब है जिसमें रिकॉर्ड कर लेना ही अपने आप में माना जाता है कि ये सब्सिडरी बुक का भी काम हो गया और प्रिंसिपल बुक यानी कि लेजर का भी काम हो गया। तो इसमें ऐसे लक्षण होते हैं, थोड़ा सा इधर की तरफ एक एरो सा बना लेते हैं, जो इसको लेजर का ही रूप दे देते हैं। कहने को इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब कहने को ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले रिकॉर्ड इसमें होता है, लेकिन रिकॉर्ड होते ही ये अपने आप में लेजर का काम भी कर ही देती है, तो वो भी हम सीख जाएंगे। तो कैश बुक जो होती है वो हो गई एक स्पेशल किताब जिसमें लक्षण लेजर वाले हैं, काम कर रही है वैसे ये ओरिजिनल बुक की तरह, लेकिन इसका ढांचा, इसका लक्षण लेजर वाला होता है। तो ये एक स्पेशल किताब बन गई लेजर कैश बुक। तो कुल मिला के ये हमारी किताबों का लेखा जोखा होता है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती हैं अलग अलग खूब सारी, और फिर उन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से हमारी बाद में बन जाती है प्रिंसिपल बुक, या जिसको हम कह देते हैं लेजर। तो पहले हम इतनी बात के लिए एक एग्जाम्पल समझेंगे। तो बस आप इसके नीचे मतलब लाइन लगा सकते हो, क्लोज कर सकते हो। तो एक कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, तो आप हेडिंग डाल सकते हो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल। तो ये ध्यान रखना, ये कोई एग्जाम के लिए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम ये सीखने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें जितना मर्जी समय लगे वो इमैटीरियल है, लेकिन हम लर्निंग पर्पज से ये कर रहे हैं। तो लिखते हैं फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ लिखना। हम एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके मतलब पूरा एक वो बनाते हैं ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा, और फिर देखते हैं कि पूरी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस, तो लिखना सबसे पहले नंबर 1, राम कमेंस्ड बिजनेस with ₹50,000 cash. Ram commenced business with ₹50,000 cash. Second point, he purchased goods for ₹10,000 in cash. Number 3, he purchased goods for ₹5,000 from Mohan. Number 4, he sold goods worth ₹20,000 to Sonu for ₹25,000. He sold goods worth ₹20,000 to Sonu
for rupee 25,000. Number 5, he purchased machinery worth rupee 60,000 from Raja. Number 6, he sold goods worth rupee 10,000 in cash for rupee 15,000. Number 7, goods returned to Mohan rupee 1,000. Goods returned to Mohan rupee 1,000. Number 8, he paid salary and rent of rupee 2,000 and rupee 3,000 respectively. चलो बस 8 बातें लिख ली फिलहाल अपने। तो हम सीखते हैं अकाउंटिंग। तो प्रिपेयर जर्नल एंड लेजर। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लो। चलो, तो अभी आपको बच्चों कुछ नहीं करना। मुझे पता है आपके मन में उतावलापन जाग रहा होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि हम पहले स्टेप 1 सीखना चाहते हैं। हम ये सीखना चाहते हैं कि बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन आती है तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो कौन सी किताब में रिकॉर्ड होगी, ये कैसे डिसाइड होगा। तो पहले हम इस चीज को अपना पक्का कर लेते हैं, फिर किताबें बना लेंगे। तो अब मैं आपसे 1 बाय 1 पूछूंगा, ट्रांजैक्शन को देख के एनालाइज कर लेते हैं 1 बाय 1। जैसे सबसे पहले लिखा है राम कमेंस्ड बिजनेस विद 50,000 कैश। राम ने बिजनेस शुरू करा 50,000 रुपए पूंजी से। ये कौन सी किताब में आपके हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा? कैश बुक में। वेरी गुड, क्योंकि ये कैसी ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। तो आगे ऐसे ही लिख लेते हैं CB। तो ये हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। समझ गए पहचान? तो आपको ट्रांजैक्शन पहचाननी है। नंबर 2, he purchased goods for rupee 10,000 in cash। कैश बुक, क्योंकि ये भी कैसी ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। समझ आ रहा है आपको? ट्रांजैक्शन है ना। जहां नहीं समझ आएगा वो वाली आप पूछ लेना ट्रांजैक्शन। थर्ड में लिखा है he purchased goods for rupee 5,000 from मोहन। परचेज बुक। तो परचेज बुक का अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। परचेज बुक जो होती है, हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पर। तो मतलब मैं छोटा सा ऐसा लिख भी सकता हूं, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं गुड्स की, तब परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो अभी थर्ड ट्रांजैक्शन में लिखा है ही परचेज्ड गुड्स फॉर rupee 5,000 फ्रॉम मोहन। तो इसका मतलब उसने मोहन से गुड्स खरीदे। हम नाम दे रखा है एक आदमी का मोहन, तो इसका मतलब ये उधार पे खरीदा गया है ना। तो ये रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन परचेज बुक में। तो क्लियर है भाई सब बच्चों को? ठीक है। उसके बाद नंबर 4 में लिखा है ही सोल्ड गुड्स वर्थ rupee 20,000 टू सोनू। सेल्स बुक। वेरी गुड, क्योंकि सेल्स बुक में हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। तो नाम दे रखा है क्योंकि सोनू, तो इसका मतलब हम ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद नंबर 5, ही परचेज्ड मशीनरी वर्थ rupee 60,000 फ्रॉम राजा। क्यों भाई? ठीक है।
तो ये पहली बात, उसने मशीन खरीदी, मतलब उसने एसेट खरीदा वर्थ ₹60,000 का, और नाम दे रखा है फ्रॉम राजा, तो इसका मतलब उधार पे खरीदा। तो जब हम उधार पे एसेट खरीदते हैं तो उसकी कोई किताब नहीं होती। मतलब अगर आप किताबें शुरू की देखोगे तो परचेज बुक में तो हम उधार पे गुड्स जो खरीदे वो लिखते हैं, सेल बुक में उधार में जो गुड्स बेचे वो लिखते हैं, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में रिटर्न लिखते हैं, बीआरबीपी में बीआरबीपी लिखते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं, तो इनके नीचे मैं छोटा सा कांटा लगा देता हूं बीआरबीपी, इसीलिए मैंने इनकी ट्रांजैक्शन दी भी नहीं आपको। तो अब अगर ये इन 5 किताबों में रिकॉर्ड नहीं हो सकती या 6 किताबों में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, और ना ही ये कैश ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में भी नहीं हो सकती, तो अब ये 5वीं ट्रांजैक्शन हम कौन सी किताब में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल प्रॉपर में। तो आपको क्लियर हो गया बच्चों जी? क्लियर हो गया ना? तो हमको पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद नंबर 6, ही सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 इन कैश फॉर ₹15,000। तो ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। उसके बाद नंबर 7, गुड्स रिटर्न टू मोहन 1,000। अब मोहन कौन था ऊपर देखने का? हमने मोहन से परचेज करा था, तो आपने मोहन को गुड्स वापस कर दिए, तो कौन सी बुक में आ जाएगा? परचेज रिटर्न बुक में आ जाएगा। क्लियर हो गई ट्रांजैक्शन? और लास्ट लिखा है ही पेड सैलरी एंड रेंट ऑफ ₹2,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली। तो उसने पे करा, तो इसका मतलब पैसे दिए, तो पैसे दिए का मतलब हो गया कैश ट्रांजैक्शन। तो ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा? कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपको पहले ये देखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस किताब में रिकॉर्ड होती है। तो पहले इतना क्लियर हो गया? चलो, तो अब हम किताबें बनाएंगे। अब ये किताबें ध्यान रखना, ये एग्जाम का फॉर्मेट नहीं है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, क्योंकि हम अभी प्रोसेस सीखने पर फोकस कर रहे हैं। तो पहले ही हेडिंग डाल देते हैं, एग्जाम फॉर्मेट नहीं है ये तो सिर्फ हम लर्निंग पर्पज से अपना बना रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी बना लेंगे और खाली सिर्फ काम चलाऊ काम कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। तो अब देखो हमने कितनी किताबें आइडेंटिफाई कर ली जो बनानी है। अब देखो एक बार, एक तो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर, मतलब 5 अलग अलग वैरायटी की किताबें कवर हो गई ना इन ट्रांजैक्शन में, है ना? ठीक है, तो अब हम 5 किताबें बना लेते हैं। तो छोटी छोटी किताबें बनानी है, तो एक बना लो आप कैश बुक, बस ऐसे बनाना है, टी शेप, ठीक है? ज्यादा ढांचेगिरी, ज्यादा टंटेबाजी का टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, मतलब अभी हमारा फोकस समझ रहे हो ना किस चीज पर? हमें लर्निंग करनी है, हमें वो नहीं करना फॉर्मेट एग्जाम का। तो ये कैश बुक बन गई, ठीक है ना? डेबिट क्रेडिट लिख लो बस ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, दूसरी कौन सी बुक? परचेज बुक। तो परचेज बुक बस 4 लाइन की बनानी है, लेकिन वो ऐसे बनानी है जैसे मैं बना रहा हूं, परचेज बुक, ठीक है? परचेज बुक 4 लाइन की, बस ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है? अगली कौन सी बनानी है? सेल्स बुक, तो वो भी ऐसी बनानी है 4 लाइन की। उसके बाद अगली कौन सी बनानी है? परचेज रिटर्न बुक, वो भी वही सेम 4 लाइन की। उसके बाद अगली कौन सी बनानी है? जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर वाली जो बनेगी ना, वो भी बनेगी 4 लाइन की ही,
लेकिन उसमें 2 कॉलम। तो जर्नल प्रॉपर वाली किताब ऐसे बनानी है। तो परचेज रिटर्न बन गई, जर्नल प्रॉपर बन गई 2, सेल्स बुक बन गई 3, परचेज बुक बन गई 4 और कैश बुक बन गई 5। और तो कोई नहीं छूटी, यही थी ना, 5 थी ना, 5 वैरायटी थी बस। ठीक है, तो पहले आप 5 किताबों के ढांचे बना लो, फिर मुझे बताना कि ढांचे बन गए। आओ अब साथ साथ, ठीक है। तो अब प्रोसेस को समझना है, ठीक है। अब जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, सबसे पहला, बस आप उसकी नॉर्मल ऐसे जर्नल एंट्री बोलो, जैसे बचपन में 11th में बच्चे को सिखाते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। अब ध्यान से सुनना, जब आप छोटे होते हो, मतलब क्लास 11th में, तो आपको कहते हैं कि बच्चों इसको रिकॉर्ड कर लो, तो बच्चा सोचता है कि ये करना रिकॉर्डिंग होती है ना। अभी तक आप भी यही सोचते थे ना कि ये जो लिख रहे हैं हम, इसका मतलब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जबकि ये सब आपको बेवकूफ बनाया था। हाँ, ये रिकॉर्डिंग थोड़ी ना है, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये कोई बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्डिंग नहीं है। ये तो आप मन में अभी सोच रहे हो, ये आपको क्या करना है, अभी मन में सोचना है। रिकॉर्डिंग इसकी कैसे होगी अब देखना पहले, फिर मेरे को बाद में नोट करना। रिकॉर्डिंग एक्चुअल में जो होती है ना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, वो ऐसे होती है कि हमें पता चला कि पहली ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होनी है, कैश बुक में, और आपने बोला है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ऐसे। हम लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ये है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्डिंग, वो नहीं है, वो तो आपको 11th में बस बेवकूफ बनाया जाता है। ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में अब रिकॉर्ड हुई है, पहली ट्रांजैक्शन अब रिकॉर्ड हुई है, समझ आ गया। तो अब आप भी रिकॉर्ड करो, हो गया रिकॉर्ड, है ना। तो पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। अब ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे आते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में लिखा है ही परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000 इन कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 11th का बच्चा तो सोच रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन अब आपको तो पता है कि ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये तो हम मन में सोच रहे हैं, ये तो रफ वर्क हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्चुअल बुक कौन सी खुलेगी हमें पता है, कैश बुक। तो इसकी एक्चुअल रिकॉर्डिंग कैसे होगी, कैश बुक के अंदर होगी बाय परचेज अकाउंट 10,000। तो एक्चुअल में अब रिकॉर्डिंग हुई है, अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में या सब्सिडरी बुक में आप कह सकते हो रिकॉर्डिंग हुई है, स्टेप 1। तो समझ आया। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है वो किताबों में रिकॉर्ड होती है, वो किताबों के अंदर रिकॉर्ड होती है। उसके बाद जी नंबर 3, नंबर 3 में लिखा है ही परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5,000 फ्रॉम मोहन। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो 11th का बच्चा क्या सोच रहा है कि रिकॉर्डिंग हो गई, वो आगे बढ़ जाता है, कह रहा रिकॉर्डिंग तो कर ली मैंने। जबकि अब सीए को पता है कि ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में होती है। ये तो सिर्फ मन में सोच रहे हैं हम कि परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये तो बच्चा मन में सोच रहा है, ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई है अभी। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होने के लिए, परचेज बुक में जाएगी। अब परचेज बुक में जब रिकॉर्ड किया जाता है ना, तो हम सिर्फ नाम लिख देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं मोहन, हेडिंग डाल देते हैं कि भाई मोहन। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक हो गया कि हमने खरीदा है भाई, पहली बात, क्योंकि कौन सी बुक में लिखा हुआ है, परचेज बुक में। और किससे खरीदा है, मोहन से खरीदा है। तो अब देखो सीए साहब, परचेज बुक में खाली मोहन ही देखते ही आपके दिमाग में जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन।
लेकिन वो लिखते नहीं है, लिखते ऐसे, रिकॉर्डिंग ये हो रही है एक्चुअल में। कितने का खरीदा? 5,000। तो ये रिकॉर्डिंग हुई है, समझ आया पॉइंट? तो एक्चुअल में ओरिजिनल बुक्स में ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ऐसी रिकॉर्डिंग को देख के आपके मन में क्या एंट्री बन गई अपने आप? टू मोहन। अब ऐसे हाइपोथेटिकली कर रहा हूं, हालांकि ट्रांजैक्शन नहीं है। मान लो यहां लिखा होता सोनू 2000, तो आपके मन से आवाज आ गई परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू। तो परचेज बुक में इसीलिए हमेशा सिर्फ नाम लिखे होते हैं और दाम लिखे होते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजीत, तो ये रिकॉर्डिंग होती है परचेज बुक में। समझ आ गया? नाम और दाम, सामान भी लिखा होता है, लेकिन हमारे में सामान अभी गायब है, बट समझ आ गया? उसके बाद जी अगली ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स नंबर 4 वर्थ ₹20,000 टू सोनू फॉर 25,000। तो पहले 11th का बच्चा क्या बोलेगा? सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए? 25,000। तो 11th का बच्चा सोच रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, मैंने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कर ली, लेकिन ये कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, ये तो सिर्फ मन में हम सोच रहे हैं, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो कौन सी होगी इसमें? सेल्स बुक वाली। तो अब हम सेल्स बुक में जब जाएंगे तो बस सेल्स बुक में हमको सिर्फ ये लिखना है सोनू, तो हम समझ जाएंगे। इसका मतलब ये सोनू वर्ड लिखते दिमाग में क्या एंट्री हो गई? सोनू डेबिट टू सेल। समझ गए? तो सेल बुक में सिर्फ नाम लिखे होंगे आदमियों के, वो दिमाग में हम सोच लेंगे कि सोनू डेबिट टू सेल, राजू डेबिट टू सेल, अजीत डेबिट टू सेल, जो भी नाम लिखे होंगे, है ना। तो सेल बुक में ऐसे रिकॉर्डिंग हो गई, सोनू 25,000। उसके बाद जी ट्रांजैक्शन नंबर 5, ही परचेज्ड मशीनरी वर्थ ₹60,000 फ्रॉम राजू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राजू। तो ये कौन सी बुक में? जर्नल प्रॉपर बुक में। तो बस यहां 11th का बच्चा सही होता है, क्योंकि जर्नल प्रॉपर ही एक ऐसी किताब है जो आप बचपन में सीखते थे और वो ही हो रही है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू राजू, है ना, उसने राजा 60,000, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू राजा 60,000। तो क्लियर हो गया? तो ये बस जर्नल प्रॉपर की रिकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि 11th के बच्चे की और आपकी मैच करेगी, है ना। तो ये हो गई। उसके बाद जी अगला है ट्रांजैक्शन नंबर 6, ही सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 इन कैश फॉर ₹15,000। तो वैसे इसकी 11th का बच्चा क्या एंट्री करता? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन ये कोई रिकॉर्डिंग एक्चुअल है नहीं। एक्चुअल रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में होगी? कैश बुक में। तो अब हम एक्चुअल ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करके लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 15,000। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन अब रिकॉर्ड हुई है ओरिजिनल बुक में। तो क्लियर हो गया पॉइंट? उसके बाद नंबर 7 में लिखा है गुड्स रिटर्न्ड टू मोहन। हमने मोहन को गुड्स वापस करे। 11th का बच्चा क्या करेगा? 11th का बच्चा तो करेगा मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। लेकिन ये कोई रिकॉर्डिंग एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल में तो कौन सी ओरिजिनल बुक एंट्री खुलेगी? परचेज रिटर्न बुक। तो हम परचेज रिटर्न बुक में जाएंगे और वहां लिख देंगे मोहन। तो वहां मोहन लिखते ही अपने आप दिमाग में क्या एंट्री बन रही है हमारी? मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न बुक देखते ही हम जिन भी लोगों के नाम देख लेंगे, इसका मतलब दिमाग में एंट्री चल रही है मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, या सोनू डेबिट टू परचेज रिटर्न, या जो भी आदमी है डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न बुक में सिर्फ नाम लिखा होगा और हमारी एंट्री तो दिमाग में हो रही है। तो 1,000 रुपए ये हो गए। उसके बाद
लास्ट में लिखा है 7th 8th में, ही पेड सैलरी एंड रेंट ऑफ 2000 रुपए 3000 रुपए रेस्पेक्टिवली। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश। तो 11th का बच्चा तो ये कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। एक्चुअल रिकॉर्डिंग तो कहां होगी? कैश बुक में होगी। तो हम कैश बुक में लिखेंगे एक्चुअल रिकॉर्डिंग में, तो बाय सैलरी 2000 और बाय रेंट 3000। तो ये आपने बच्चों स्टेप 1 सीखा है अपने जीवन में पहली बार सही तरीके से। इससे पहले आप अंधेरे में जी रहे थे। एक्चुअल में ये रिकॉर्डिंग ये होती है। तो अब कितनी भी मान लो 1 करोड़ ट्रांजैक्शन भी आए बिजनेस में, तो वो सारी की सारी 1 करोड़ ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो कैसे ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं? पहले ये देखा जाता है कि वो कौन सी बुक में जाएगी। कैश की होगी तो कैश बुक में, क्रेडिट परचेज होगा तो परचेज बुक में, क्रेडिट सेल होगा तो सेल बुक में, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बीआर, बीपी, जर्नल प्रॉपर, और कैश है तो कैश बुक में। तो पहले इतना समझ आ गया। तो ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हमने अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड कर ली। अब इसके बाद अगला स्टेप कौन सा होता है? अगली किताब कौन सी होती है? अगली किताब होती है प्रिंसिपल बुक या लेजर। लेजर का मतलब होता है टी शेप अकाउंट। लेजर किसे कहा जाता है? ये टी शेप अकाउंटों को हम लेजर कहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने लेजर हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने जो रिकॉर्डिंग करी उस रिकॉर्डिंग में जितने भी मतलब आइटम्स आए, जितने भी अकाउंट्स आए, तो सबके टी शेप अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो गिनती करवा देता हूं आपको। तो जैसे आपने पहली एंट्री कर रखी है, एक बार एंट्री दोबारा से देखना, एक बार यहां फोकस करते हैं। जितनी भी आपने एंट्रियां मतलब मन में कर रखी हैं या जो रिकॉर्ड कर रखी हैं, बड़े ध्यान से देखना। पहली एंट्री के हिसाब से आपको कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा? एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, राइट। दूसरी एंट्री के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। चलो कैश ऊपर भी आ गया। तीसरी एंट्री के हिसाब से परचेज तो चलो पहले भी आ गया, मोहन अकाउंट। तो जो पहले आ गए उनको हाईलाइट नहीं करते। तो 4 तक पहुंच चुकी गिनती। चौथी एंट्री के हिसाब से सोनू और सेल्स, तो 6 हो गए। फिर कैश भी है, सेल भी है, हो चुका। मोहन भी हो चुका। परचेज रिटर्न अकाउंट, तो 7 हो चुके खाते। और फिर उसके बाद आपकी एक एंट्री सीधा जर्नल प्रॉपर में तैर रही थी, तो मशीन अकाउंट और राजा अकाउंट 9 हो गए खाते। और उसके बाद लास्ट एंट्री थी सैलरी अकाउंट डेबिट और रेंट अकाउंट डेबिट, तो 10-11 खाते हो गए, है ना। तो इसका मतलब हमें 11 टी शेप बनाने हैं। अब इसमें मजेदार बात ये देखना कि 11 टी शेप अकाउंट हमें बनाने हैं, परंतु हम सिर्फ 10 बनाएंगे, क्योंकि कैश का टी शेप अकाउंट अलग से बनाया ही नहीं जाता। कैश बुक अपने आप में ही रिकॉर्डिंग भी कर बैठी, और इसमें ये एक तरह से टी शेप अकाउंट के अंदर ये लेजर भी हो गया। तो इसीलिए कैश अकाउंट अलग से नहीं बनता। तो इसका मतलब हम कितने टी शेप बनाएंगे? खाली 10। तो कैश बुक इसीलिए अपने आप में जर्नल का काम भी कर रही है और लेजर का भी काम कर रही है, तो ये इसलिए स्पेशल बुक हो गई। तो क्लियर हो गया। तो अब 10 टी शेप ढांचे खींचो, छोटे छोटे टी शेप बनाने, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो पहले आप ये 10 टी शेप बना लो, और एक बार हम किताब में मतलब यहां पे चलेंगे। फिर
तो अब देखो बच्चों, जैसे कैश बुक जो होता है, कैश बुक क्योंकि ये तो अपने आप में लेजर है, तो इसीलिए इसको तो हम क्लोज कर सकते हैं। तो 65,000 डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो 65 क्रेडिट में भी लिख देते हैं। इस प्रक्रिया को जब हम टोटल करते हैं, जब हमने जैसे टोटल करा ना और लिखा 65, तो टोटल करना जो होता है इसे अकाउंटिंग प्रोसेस में एक नाम दिया गया है। जैसे जैसे हम आपने बोला ना 65, तो इसका मतलब आपने अकाउंटिंग में कुछ करा, उसको क्या टर्म बोलते हैं अकाउंटिंग में? कास्टिंग बोलते हैं। तो जब भी आप लेजर के खातों का टोटल करते हो ना, तो टोटल करने को एक टर्म दी गई है, इसे अकाउंटिंग में कहा जाता है कास्टिंग करना। तो ये आप मेंशन कर लेना इसी तरह। तो जब आप टोटल करते हो किसी भी लेजर का, तो दैट इज कास्टिंग। उस प्रक्रिया को कहते हैं कास्टिंग करना। हाँ, कास्टिंग। तो इसीलिए आप आगे कभी टर्म सुनोगे ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग। तो ओवर कास्टिंग का मतलब होगा कि कोई बच्चा कहते 75,000 है, और अंडर कास्टिंग का मतलब होगा कोई बच्चा कहते सर 55,000 है। तो ये कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना। अच्छा, अब तो खाता तो टोटल कर दिया, फिर खाता टोटल करने के बाद हम क्या लिखते हैं? बैलेंस लिखते हैं ना। कितने रुपए बच रहा है बैलेंस? 50,000। तो बाय बैलेंस CD 50,000 रुपए। तो जब भी आप ये किसी खाते में बैलेंस लिखते हो, इस प्रक्रिया को अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। इसे कहते हैं अकाउंटिंग में, इसका मतलब आपने क्या प्रोसेस कंप्लीट कर लिया? आपने बैलेंसिंग कर ली, आपने लेजर में बैलेंसिंग प्रक्रिया कंप्लीट कर ली। तो इसे बोला जाता है बैलेंसिंग। समझ आ गया? और आखिरी बात, मुंशी को यह भी पता होना चाहिए, जो मैं मान रहा हूं कि सारे मुंशियों को पता होगा, कि वो जो बैलेंसिंग हुई और वो जो बैलेंस बचा, उसे आप डेबिट बैलेंस कहोगे या क्रेडिट बैलेंस कहोगे? डेबिट बैलेंस कहोगे। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं हम। तो ये जो 50,000 रुपए होता है, इसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो ये मुंशी को बस पता होना चाहिए, ये कोई प्रोसेस नहीं है, इट इज ओनली नॉलेज, कि बस पता है। तो 11th का बच्चा तो कैसे रटता है कि भाई क्रेडिट पर बचा तो डेबिट बैलेंस, डेबिट पर बचा तो क्रेडिट बैलेंस। ये तो है 11th के बच्चे की साइकोलॉजी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्यों उसे डेबिट बैलेंस इसलिए कहते हैं कि अगर आप टोटल पहले देखो तो डेबिट साइड में कितने सैनिक हैं? 65,000। और क्रेडिट साइड में कितने सैनिक थे? 15,000। तो अगर दोनों की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? डेबिट की टीम जीत जाएगी, उसके सैनिक ज्यादा हैं। और उसके कितने सैनिक जिंदा बच जाएंगे? 50,000। तो वो 50,000 ये बता रहा है कि डेबिट की शक्तियां ज्यादा हैं, क्रेडिट की शक्तियां कम हैं। तो इसीलिए हम 50,000 को कहते हैं डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये डेबिट की सुपीरियरिटी दिखा रहा है। ये लॉजिक है। ठीक है, तो 11th वाली बातें नहीं रटनी कि क्रेडिट में बचा तो डेबिट बैलेंस है, डेबिट में बचा तो क्रेडिट बैलेंस है ना? तो अब आपको लॉजिक पता होना चाहिए। इसका मतलब डेबिट जो है वो अमाउंट बड़ा है और क्रेडिट का अमाउंट छोटा है। जिसके पीछे यही राज होता है। अच्छा जी, अब परचेज बुक देखो, अब ये सस्पेंस आ गया एक। परचेज बुक, अब ये किताब जो है, ये तो किताब है, ये तो लेजर नहीं है, ये तो बुक है। तो परचेज बुक में जितने भी लोगों के नाम लिखे होते हैं, उस नाम लिखने के बाद हम टोटल कर लेते हैं। तो एक बार वो एंट्री सोचो बड़े ध्यान से, बहुत मजेदार बात है। परचेज बुक में मोहन लिखा है, तो दिमाग में क्या एंट्री चली? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। मान लो लिखा होता सोनू, तो क्या एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू। मान लो लिखा होता राजू, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजू। इसका मतलब ये जो भी टोटल आएगा, उस टोटल के लिए मैं एक ये एंट्री बना सकता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज।
क्या मैं टोटल के लिए बोल सकता हूं एंट्री कि भाई जो भी ये टोटल आएगा, भाई मोहन तो आपने कहा परचेज डेबिट टू मोहन, सोनू तो आपने कहा परचेज डेबिट टू सोनू, राजू तो आपने कहा परचेज डेबिट टू राजू। तो इसका मतलब जो भी टोटल आएगा उसको मैं ये बोल सकता हूं एक तरह से परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज। क्लियर है पॉइंट? तो अब आप लिखिए परचेज बुक के टोटल को इसीलिए हम कैसे डिनोट करते हैं, हम टोटल नहीं लिखते उसमें, हम लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। तो अब परचेज बुक का जो टोटल होगा उसको लिखिए बच्चों जी 5000। तो एक बार फिर भी अपने मुंह से बोल दो, तो इसका मतलब है क्या एंट्री चल रही है ये? परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज। वेरी गुड, सन्ड्रीज। हाँ अच्छा, अब आते हैं जी सेल्स बुक पे। सेल्स बुक में आपने लिख रखा है सोनू, तो आपके दिमाग में क्या एंट्री चल रही है? सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मान लो लिखा होता मोनू, तो मोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मान लो लिखा होता राजू, राजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसका मतलब सेल्स बुक का जो भी टोटल आएगा तो उसकी एंट्री मन में बन रही है सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वेरी गुड। तो इसीलिए सेल्स बुक के टोटल को लिखा जाता है सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आपके मन में क्या एंट्री चल रही है? एक तरह से सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स बुक आपको हमेशा ये बताती है कि सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कि आपने अलग अलग लोगों को माल बेचा। ये हो गया। अब सेम लॉजिक लगाना है आपको। परचेज रिटर्न बुक में लिखा है मोहन, तो दिमाग में क्या एंट्री चल रही है? मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। अगर मान लो लिखा होता सोहन, तो सोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो इसका मतलब परचेज रिटर्न बुक के टोटल की क्या एंट्री चल रही होगी? सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो इसीलिए परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, इसके टोटल को ऐसे डिनोट किया जाता है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। ओके। और उसके बाद जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर तो आपको पता ही है, उसमें कोई मतलब कुछ नहीं होता, बाकी बस फॉर्मेलिटी के लिए एक टोटल ऐसे कर देते हैं, है ना। और इसके टोटल डेबिट क्रेडिट के हमेशा मैच ही होते हैं, तो इसमें कोई बैलेंसिंग तो कभी होगी नहीं। हाँ, तो वो सेम ही रहेगा। तो जर्नल प्रॉपर में तो एज इट इज क्लोज हो गया। तो रिकॉर्डिंग वाली किताबों का आपको समझ आ गया ना कि कैसे काम हो रहा है? ऐसे काम हो रहा है। चलो, अब हमने जो 10 टी शेप ढांचे मार्क करे थे, एक बार उनकी नंबरिंग दोबारा करवाना। 10 ढांचों के क्या क्या नाम थे? एक कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, मोहन, सोनू, सेल्स, परचेज रिटर्न, सैलरी, रेंट और मशीन, और वो जो नीचे यहां पे थे राजा, है ना। चलो, तो अब सारे टी शेप के ऊपर ये नाम लिख लेते हैं। 10 नाम थे ना, तो टी शेपों पर नाम लिख लेते हैं। तो पहला टी शेप हो गया कैपिटल अकाउंट, बस शॉर्ट में ऐसे ही नाम लिख लेना। दूसरा कौन सा है? आप बताते रहो नंबरिंग। परचेज अकाउंट, मोहन अकाउंट, सेल अकाउंट, उसके बाद परचेज रिटर्न अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, राजा अकाउंट, एक रह गया बस, सोनू अकाउंट। तो सारे टी शेप अकाउंट तैयार हो गए। तो देखो क्लियर हो रहा है ना प्रोसेस। तो रिकॉर्डिंग करते हैं किताबों के अंदर, वो किताबें क्लोज हो गई और सारी रिकॉर्डिंग के हिसाब से किताब के, दूसरी किताब के मतलब प्रिंसिपल बुक के लेजर तैयार हो गए। चलो, अब तो खैर आपके लिए थोड़ा सिंपल हो गया मामला। तो पहली एंट्री
हमने रिकॉर्ड कर रखी थी, मान लो कैश अकाउंट में, तो डेबिट में तो हो ही गया था क्योंकि कैश अकाउंट तो अपने आप में लेजर भी है। तो कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होगी? बाय कैश अकाउंट। तो बस आप लिख लो बाय कैश अकाउंट 50,000। तो एक बार ये बता दो भाई, ये सबको क्लियर है? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, बस अब आप अगली एंट्री बोलते चलो, पोस्ट करते चलेंगे। अगली एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश में तो हो ही चुका होता है, तो परचेज के डेबिट में लिख लेते हैं टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 10,000। उसके बाद जी अगली परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो अब परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन लिखना है कि नहीं? अब देखो परचेज अकाउंट में अगर आप लिख दोगे ना टू मोहन, मान लो कितने रुपए खरीदे थे मोहन से? 5,000। तो फिर ये डुप्लीकेशन हो सकती है, यहां गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मोहन से जो हमने खरीदा है सामान वो हम ऑलरेडी कहां लिख चुके हैं? परचेज बुक में लिख चुके हैं। तो परचेज बुक में तो मोहन भी होगा, मान लो कोई सोहन, सोनू, अजीत सब होंगे। तो हमने तो सबको टोटल करके क्या एंट्री लिख रखी है? और ये एंट्री बोलो, ये एंट्री बोलो क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज, है ना? तो इसका मतलब ये है कि आपको यहां टू मोहन नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है? टू सन्ड्रीज। इसका मतलब ये परचेज बुक का टोटल यहां आ जाता है। तो ये देखो आपको बात पता चल गई कि परचेज बुक का टोटल है ये। तो अब आपको अलग से टू मोहन नहीं लिखना, समझ गए बात? तो मोहन, सोहन, राजू, सोनू जितने भी होंगे वो सारे एक बार में इकट्ठे होके यहां आ जाएंगे, तो टू सन्ड्रीज, है ना? तो वो एंट्री का लॉजिक यहां पे ये फिट हो रहा है। और मोहन के अकाउंट में क्या लिख देंगे हम? बाय परचेज, बाय परचेज। तो ये आपके लेजर इस तरह से बन रहे हैं। तो मोहन के अकाउंट में आ गया बाय परचेज, तो हो गई क्रॉस पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। चलो अब अगली एंट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या दे रखी थी हमको? सोनू डेबिट टू सेल्स। तो इसका मतलब सेल्स अकाउंट में आपको कहां लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में। अब अगर मैं लिख दूं बाय सोनू तो डुप्लीकेशन हो गई, क्योंकि हमने सेल बुक में तो सोनू भी, मोनू भी, मान लो बहुत सारे लिख रखे होंगे, तो हमने तो उन सबका टोटल कर रखा है ना ऑलरेडी, और नाम दे रखा है मतलब सन्ड्रीज। तो बेसिकली हम यहां लिख देंगे बाय सन्ड्रीज 25,000 रुपए। तो इसका मतलब ये आपका हमेशा आपको पता चल गया सेल्स बुक का टोटल ऐसे यहां पर ट्रांसफर हो जाता है बाय सन्ड्रीज के नाम से, है ना? क्योंकि सेल्स बुक में जितने भी होंगे सोनू, मोनू, राजा जो भी होंगे वो सारे टोटल होकर आ गए बाय सन्ड्रीज, क्योंकि वो एंट्री हमने बना रखी थी सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट टू सेल। तो सेल की तो पोस्टिंग हो गई। अब किस में चलते हैं? सोनू में। सोनू में डेबिट साइड में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। तो क्रॉस पोस्टिंग कंप्लीट। अब अगली ट्रांजैक्शन थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कैश वाली तो कैश में हो ही चुकी पोस्ट, तो सेल वाली खाते में क्या लिख देंगे? बाय कैश अकाउंट 15,000। तो ये हमारा बन गया, मतलब पोस्टिंग आ गई बाय कैश। कैश वाली तो ऑलरेडी हो ही चुकी है ना, क्योंकि वो तो कैश बुक में पहले ही लिख लेते हैं। ये भी हो गई। फिर अगली एंट्री लिखी है मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो मोहन के अकाउंट में तो कहां लिखेंगे हम? डेबिट साइड लिख लो टू परचेज रिटर्न 1,000 रुपए। 1,000
और परचेज रिटर्न अकाउंट में कहां लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय। अब बाय मोहन लिख देंगे तो इसका मतलब वो तो फिर डुप्लीकेशन होगी, क्योंकि हमने परचेज रिटर्न में तो मोहन, सोहन या मान लो जितनों को भी परचेज रिटर्न करी होंगी सब आ गए होंगे ना, तो ये हम लिख देंगे बाय सन्ड्रीज। तो इसका मतलब जितने भी परचेज रिटर्न हुए होंगे वो सब इसके अंदर आ गए। तो ये क्या पता चल गया? इसका मतलब परचेज रिटर्न बुक का टोटल यहां पर आ जाता है। ये बात हमको इसका मतलब पता चल गई। तो परचेज रिटर्न बुक का टोटल ये आ जाता है बाय सन्ड्रीज। क्लियर हो गया पॉइंट? उसके बाद जी नेक्स्ट एंट्री आपने ये भी हो गई, जर्नल प्रॉपर में कर रखी थी नीचे की तरफ, उसमें लिखा था मशीन डेबिट टू राजा। तो अब तो ये मशीन खाते में डेबिट में आ जाएगी और राजा के खाते में क्रेडिट में आ जाएगी। तो जर्नल प्रॉपर की जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो टेक्निकली आपकी दोनों जगह जा रही हैं। तो मशीन अकाउंट के डेबिट में लिख लो टू राजा 60,000 और राजा अकाउंट के क्रेडिट में लिख लो बाय मशीन 60,000। तो ये हो गई इसकी लेजर पोस्टिंग। ओके, और लास्ट एंट्री आपने कर रखी थी, हाँ, सैलरी डेबिट 3,000 सॉरी 2,000, रेंट डेबिट 3,000, टू कैश। तो टू कैश की पोस्टिंग तो कैश में ऑलरेडी है, तो बस हम सैलरी को डेबिट और रेंट को डेबिट कर देंगे। तो सैलरी अकाउंट में चलते हैं और रेंट अकाउंट में चलते हैं। तो रेंट अकाउंट में डेबिट में लिख लेते हैं टू कैश 3,000 और सैलरी अकाउंट के भी डेबिट में लिख लेते हैं टू कैश 2,000। तो ये इसका मतलब बच्चों आपने अकाउंटिंग का स्टेप 2 अब कंप्लीट कर लिया। आपने सारी बुक्स में रिकॉर्डिंग करने के बाद सारी बुक्स की रिकॉर्डिंग को क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया या पोस्ट कर दिया लेजर की किताब में, प्रिंसिपल बुक में। तो क्लियर हो गया पूरा प्रोसेस यहां तक? वेरी गुड। अब कास्टिंग भी आपको पता चल गई किसे कहते हैं, बैलेंसिंग भी पता चल गई है ना। तो अब इन सब खातों के हम कास्टिंग करने की तो जरूरत नहीं क्योंकि बहुत छोटे से एग्जांपल्स हैं, बैलेंसेस लिख लेते हैं जो जो बचेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में क्या बैलेंस बच जाएगा? टू बैलेंस CD। तो बताओ ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है ना। तो ये आपने रट रखा होगा ना बचपन का, अब लॉजिक चल रहा है, ठीक है। यहां पर क्रेडिट की शक्तियां ज्यादा हैं, है ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। क्लियर? फिर परचेज का बैलेंस क्या बचेगा? बाय बैलेंस CD 15,000। तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद मोहन में बच रहा है कितना बैलेंस? 4,000। तो मोहन का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है ना, क्योंकि मोहन में 4,000 बच रहा है क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद सेल का भी कर लेते हैं। तो सेल अकाउंट का बैलेंस बच रहा है टू बैलेंस CD 40,000। तो ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद परचेज रिटर्न का भी कर लेते हैं, टू बैलेंस CD 1,000। तो ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद रेंट का भी कर लेते हैं। तो रेंट का कौन सा बैलेंस बच रहा है? डेबिट बैलेंस, ठीक है। फिर उसके बाद सैलरी का भी कर लेते हैं, बाय बैलेंस CD डेबिट बैलेंस, ठीक है।
मशीनरी का भी कर लेते हैं, बाय बैलेंस CD, डेबिट बैलेंस, ठीक है। उसके बाद राजा का कर लेते हैं, टू बैलेंस CD, क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद सोनू का कर लेते हैं, डेबिट बैलेंस 25,000। तो इसका मतलब आपको रिकॉर्डिंग अब आई है एक्चुअल में, पोस्टिंग अब आई है एक्चुअल में, पोस्टिंग के बाद कास्टिंग आ गई, मतलब आती तो पहले से थी, पता चल गई क्या होती है कास्टिंग, और कास्टिंग के बाद बैलेंसिंग आ गई। तो ये आपने ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया। तो बिल्कुल क्लियर हो गया सब बच्चों को अच्छे से यहाँ तक कहानी, ठीक है। अब जितने भी यहाँ पर मैंने येलो कलर से कर रखे हैं, मतलब वो सब डेबिट बैलेंस थे, है ना। अगर आप देखो जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर रखे हैं बैलेंस, वो सारे कौन से बैलेंस थे, डेबिट बैलेंस थे। और जो नीले कलर से कर रखे हैं, इसको चेंज कर देता हूं बस कैश वाले को, जो नीले कलर से वैसे कर रखे थे वो सारे कौन से बैलेंस थे, क्रेडिट बैलेंस थे, है ना। तो एक बार आप मुझे जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं, जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं उनके एक बार नाम बताओ और कितना बैलेंस बच रहा है ये बताओ। कैश अकाउंट में कितना डेबिट बैलेंस है, 50,000। दूसरा, मशीनरी में कितना डेबिट बैलेंस है, 60,000। परचेज अकाउंट 15,000 डेबिट बैलेंस है। सोनू में कितना है, 25,000 डेबिट बैलेंस है। रेंट अकाउंट में 3,000 है। सैलरी अकाउंट में 2,000 है। और भी कोई था डेबिट बैलेंस, ठीक है, और कोई नहीं था डेबिट बैलेंस। और जिन आइटमों के क्रेडिट बैलेंस थे वो भी बताओ। कैपिटल का कितना क्रेडिट बैलेंस, 50,000। मोहन का 4,000, ठीक है। परचेज रिटर्न का 1,000। सेल्स अकाउंट का 40,000। उसके बाद राजा का 60,000। बस यही है। तो बेसिकली जितने भी पीले वाले यानी डेबिट बैलेंस बचे और जितने भी नीले वाले यानी क्रेडिट बैलेंस बच गए, बैलेंसिंग तक तो हम कर ही चुके होते हैं। तो फिर हमारा जो थर्ड स्टेप होता है, लास्ट स्टेप, वो होता है समराइजिंग का। तो हमने एक समरी बना दी ना, देखो अब किसी को खातों में झांकने की थोड़ी ना जरूरत है, वो यहीं से देख के बता देगा कि किसका क्या बैलेंस बच रहा है, लेजर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस समरी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो अगर तो ये दोनों साइड टैली हुआ तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, और अगर टैली नहीं हुआ तो आपकी गलती। लेकिन टैली वैसे ना होने का ना मुझे नहीं लगता कि कोई स्कोप है, क्योंकि हमने जब बिल्कुल शुरू से डबल पोस्टिंग करते चले हर डेबिट क्रेडिट को, तो ना मैच होने का वैसे कोई रीजन नहीं बन रहा, अनलेस एंड अनटिल कोई अर्थमेटिकल एरर हो। तो एक बार डेबिट का टोटल करके देखो, 1,55,000, और क्रेडिट का उसका भी 1,55,000। तो ये ऐसे होता है बच्चों एक्चुअल में अकाउंटिंग जो आपने आज देखी। तो ये आपका कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है। जर्नल मतलब कि सारी रिकॉर्डिंग की किताबें, जर्नल के बाद लेजर, है ना, जिसमें कास्टिंग हो गई, कास्टिंग के बाद बैलेंसिंग हो गई, फिर बैलेंसेस के पहचान हमने सीख लिए, और उन बैलेंसेस की जो पहचान सीखे, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस की समरी बना देंगे, तो आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली कर जाता है। चलो, तो ये हो गया पूरा मतलब आपका स्टेप। अब इसके नीचे बस एक स्टार डाल के एक नोट लिख लेना।
एक छोटा सा स्टार डाल के नोट लिखना है बस। एक इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है थोड़ा सा बैलेंसिंग को लेकर। बैलेंसिंग प्रोसेस तो याद आ गया ना कि कौन सा बोल रहा हूं मैं? एक बार दोबारा दिखा देता हूं। बैलेंसिंग प्रोसेस है हमारा ये वाला, हाँ, बैलेंस सीडीज जो हमने लिखे थे, है ना, ये वाले, ये बैलेंसिंग प्रोसेस। तो इसका एक पॉइंट होता है, बस वो हमें पता होना चाहिए, वो ये होता है, बैलेंसिंग के बारे में एक बात लिख लो, ऑल द nominal accounts are not balanced। तो मतलब अभी भी आपकी आंखों पर कुछ पट्टी बंधी हुई है ऊपर तक, आपको अभी ऊपर जो लिखवाया करवाया वो वैसे पूरी तरह से सही नहीं है वो भी। ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड, कॉमा, ओनली रियल and personal accounts, only real and personal accounts are balanced। तो अब जो बहुत बड़ा प्रश्न है वो भी लिखते हैं एक छोटा सा इसके नीचे, एग्जाम में पूछता है वो कभी कभी। जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं जो हम कह रहे हैं कि ये बैलेंस नहीं होते, है ना, तो जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो ट्रेडिंग, लिखो एरो डाल के, और पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो जितने भी आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं ना, वो बैलेंस नहीं लिखे जाते, वो कहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में। अभी मैं करके दिखाऊंगा, आप चिंता ना करना, भी हम करेंगे वो अपने वाले एग्जांपल में, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी। और जो रियल और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो हम बैलेंस कर देते हैं, मतलब वो बैलेंस सीडी हम निकाल लेते हैं, शो कर देते हैं, और वो हमारे प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। तो मैं चाहता तो मैं यहां से ट्रायल बैलेंस से आगे कंटिन्यू करके फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करवा सकता था, तो अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट ही हो जाती, मतलब एक ही क्लास में क्लास 11th खत्म हो जाती। लेकिन ये अभी हमारे इस चैप्टरों में लिंक में नहीं है, तो इसलिए मैंने टच नहीं करा। पर अब थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये क्या इंपॉर्टेंट बात है, ताकि आपको अल्टीमेट चीज पता चले ना, अकाउंटिंग काम कैसे कर रही होती है। तो ये हम प्रेजेंट कर देते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना कि वो कैसे होता है। ये लिख लिया आपने अपना मेन चीज, तो अब बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे जो खाते हैं जिनमें अगर हम नेचर की बात करें तो कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट, है ना। तो कैपिटल अकाउंट में ये जो बैलेंस बचा 50,000, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कोई पीएनएल अकाउंट में तो लिखते नहीं हम, तो ये तो कहां पर नजर आता है आपको? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे नजर आता है। अब ऐसे आप दूसरे खाते पे जाओ, अब दूसरे खाते का नाम है परचेज अकाउंट, है ना। अब परचेज अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल। तो अब बड़े ध्यान से देखना, अब ये तो बच्चा बच्चा रट के बैठा है गली मोहल्ले में कि भाई जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, और फाइनल अकाउंट्स में जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड पे लिखते हैं टू परचेज। अब आप अगर डेबिट साइड पर टू परचेज लिख रहे हो तो एक बार इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करके बोलो क्या बन रही है एंट्री? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो इसकी पोस्टिंग परचेज अकाउंट में आपके हिसाब से कहां होनी चाहिए? अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में लिख रहे हो टू परचेज, तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग परचेज अकाउंट में कहां होनी चाहिए? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब बड़े ध्यान से देखना, कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो है वो बैलेंस नहीं किया जाता, मतलब हम उसमें कभी भी ये बैलेंस सीडी लिखते नहीं है। वो तो मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि ट्रायल बैलेंस का प्रोसेस सिखाना होता है। तो एक्चुअल में ये 15,000 के लिए हम बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखते हैं, एक्चुअल में लिखा जाता है बाय ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि परचेज के बैलेंस जो तो होते हैं वो कहां ट्रांसफर हो जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एक्चुअल में नॉमिनल अकाउंट कभी भी क्लोज नहीं होता। अब आप मत करेक्शन करना शुरू कर देना अपने आंसर में, आपका सही है, हाँ,
क्योंकि आपने तो उस बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बना रखा है ना। अगर आप ट्रांसफर कर दोगे तो आपका तो बैलेंस सीडी गायब, और अगर बैलेंस सीडी गायब तो ये ट्रायल बैलेंस में भी गायब हो जाएगा। तो आपका ठीक है, आपको नहीं सारे सर ने बोल दिया अब सारी करेक्शन करेंगे, ये सीख जाएंगे हम बाद में, लेकिन ये एक्चुअल में प्रोसेस ये होता है। अच्छा ऐसी देख लो, सेल देखो नीचे है सेल अकाउंट। अब सेल अकाउंट में हमने लिख तो लिया टू बैलेंस सीडी 40,000, लेकिन एक्चुअल में पता है ये कहां ट्रांसफर होगा सेल भी? हाँ, तो सेल अकाउंट में हम लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहां जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे ना आप, बाय सेल्स 40,000। तो कोई भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट जो होता है वो एक्चुअल में कभी भी बैलेंस सीडी नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो या तो ट्रेडिंग में चला जाएगा या पीएनएल में चला जाएगा। जैसे एक और डेमो देखते हैं, कोई नॉमिनल नेचर का देखते हैं। हाँ, अब जैसे मोहन है, चलो मोहन तो कौन सा खाता है? पर्सनल, तो ये अपना लायबिलिटी में नजर आता रहेगा, है ना। इसी तरह परचेज रिटर्न, ये नॉमिनल है, तो ये इसीलिए बैलेंस सीडी नहीं लिखा जाएगा। तो परचेज रिटर्न भी आपको पता है ना हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस करके शो कर देते हैं, तो ये एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का है। अब पीएनएल में कौन सा जाएगा? जैसे रेंट है, अब रेंट नॉमिनल नेचर का होता है। अब रेंट में हमने लिख रखा है बाय बैलेंस सीडी 3,000, तो एक्चुअल में तो ये बाय बैलेंस सीडी नहीं आएगा, एक्चुअल में आएगा ये बाय पीएनएल अकाउंट। अब इसकी क्रॉस पोस्टिंग भी समझो, अगर आप रेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख रहे हो बाय पीएनएल, तो पीएनएल में इसकी पोस्टिंग कैसे बनेगी? डेबिट साइड में बनेगी ना, टू रेंट। तो यही बचपन में रट रखा होता था ना आपने कि पीएनएल में डेबिट में लिख दो भाई टू रेंट, टू सैलरी, टू फलाना ढिमकाना, तो ये क्रॉस पोस्टिंग वो ऐसे बन रही। इसी तरह देखो सैलरी भी थी, तो सैलरी भी कौन से नेचर का खाता है? नॉमिनल, और इसमें भी वैसे हमने लिख रखा है बाय बैलेंस सीडी, लेकिन एक्चुअल में क्या बनेगा? बाय पीएनएल अकाउंट। और पीएनएल अकाउंट में इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहां हो जाएगी? डेबिट साइड टू सैलरी। अब मशीन है, मशीन कौन से नेचर का है? रियल, तो इसका बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में नजर आएगा, एसेट साइड। इसी तरह मान लो सोनू है, पर्सनल अकाउंट है, तो इसका बैलेंस बैलेंस शीट में नजर आएगा, एसेट साइड। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला अल्टीमेटली? कि जितने भी नॉमिनल नेचर के खाते होंगे वो तो ट्रेडिंग या पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो एक्चुअल में बैलेंस नहीं किए जाते। और जो भी रियल और पर्सनल नेचर के खाते होंगे उनके बैलेंसेस निकल जाते हैं और जो आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंट होकर नजर आ जाते हैं। तो ये एक्चुअल में अकाउंटिंग इस तरह से चल रही होती है। तो आपके ज्ञान चक्षु खुले आज, मतलब अकाउंटिंग की प्रक्रिया एक्चुअल वाली समझ आई ना, कि रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट्स। हाँ, उनके बैलेंस ट्रांसफर कर रहे थे, सीडी नहीं लिखते बस। चलो, तो इसके नीचे आप क्लोज कर सकते हो। तो ये था पूरा कार्यक्रम।